हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 4 लेक्चर 4 और हमारा आज का लेक्चर है फ्रिक्शन। तो मेरे ख्याल से अब आपको यूज़ समझ आ रहा होगा टेस्ट सीरीज़ का कि यार टेस्ट सीरीज़ का क्या यूज़ था। मैं क्यों बोल रहा था कि मैं जो क्वेश्चन तैयार करके दे रहा हूँ वो आपको लगाने हैं। दो टॉपिक अब आपके तैयार हो चुके हैं, करंट और लॉज ऑफ मोशन। मतलब 4 क्वेश्चन अभी तक आपके रेडी हो चुके हैं। देखो टेस्ट सीरीज बहुत सारे बच्चे बाय कर लेते हैं, पर जब तक सर पे खड़े होकर के टीचर लगवाए नहीं ना तब तक लगाते नहीं। रखी तो सबके पास है, बुक भी बहुत सारी रखी हुई है, पर पढ़ता कौन है। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट में मैं आपको गाइड करके ये पूरा एक एक प्रॉब्लम सिलेक्ट करके दे रहा हूँ, लगाओ। क्योंकि 30 दिन तक हमें लड़ाई रोज लड़नी है, ठीक है ना, पूरी एनर्जी और दुगने जोश के साथ। तब जाके फिजिक्स नाम की बीमारी खत्म होगी और नीट के अंदर सिलेक्शन होगा। समझ गए ना। तो पूरे जोश के साथ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन से भी एक क्वेश्चन तो रहता ही है, तो एक क्वेश्चन 1.5 घंटे में मिल जाएगा यार, तुम्हें और क्या चाहिए। चलो सीखो, मेरे साथ स्टार्ट करो। और फ्रिक्शन का पहले बेसिक थ्योरी सुनो और बेसिक थ्योरी के बारे में समझो। देखो फ्रिक्शन के बारे में छोटे छोटे मिथ हैं, ठीक है ना, उनको पहले क्लियर करो तो आपका फ्रिक्शन का बेसिक क्लियर होगा। फिर हम आगे चलेंगे, कंसेप्ट देखेंगे। देखो फ्रिक्शन, जैसे मान लो कोई हमने एक ऑब्जेक्ट को सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो दिखाई तो ये दे रहा है यार पूरी की पूरी बुक इसके कांटेक्ट में है, ठीक है ना। जैसे मैंने ये पेन मेरे हाथ के ऊपर रखा, देखने में तो ये आ रहा है कि ये पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट में है, तो ऐसा नहीं है। जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे तो बहुत थोड़े से एरिया इसके कांटेक्ट में हमें दिखाई देंगे। इसको हम नाम देते हैं वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट और रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो वर्चुअल वो होता है जो हमें दिखाई देता है, रियल वो होता है जो एक्चुअली में कांटेक्ट में होता है। इसका एक कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट ये है कि रियल एरिया यानी जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, 10⁻⁻⁴ टाइम्स वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो फ्रिक्शन की फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करती, फ्रिक्शन की फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो जो हमें दिखाई देता है वो होता नहीं है। तो फ्रिक्शन की फोर्स भी इसी तरीके से जो हमें दिखाई देता है उस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो उस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है जो हमें नहीं दिखाई देता, यानी माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वर्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन माइक्रोस्कोपिक और रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये रिजल्ट याद रखना, ठीक है ना। किसी ने पूछ लिया तो आपको पता तो होगा नहीं, तो फिर जवाब कहां से दोगे। तो इसलिए ये जो फैक्टर है ये ढूंढा हुआ फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम है, याद रखना है आपको। तो रियल एरिया 10⁻⁴ टाइम्स वर्चुअल एरिया। अब ये एक सिंपल सा ग्राफ है जिसका इस टाइम पे होना जरूरी है। अब जैसे ये बॉडी रखी हुई है और हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो क्या होता है, इसके जो ग्रूव्स हैं वो एक दूसरे के अंदर अटक जाते हैं। अटकने से डेवलप होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते चले जाते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ता चला जाता है। एक मोमेंट ऐसा आता है जहां ये वेल्डिंग बस टूटने ही वाली होती है। देखो मेरे हाथ शेक कर रहे हैं, ठीक है ना, ये फील के लिए है, कर नहीं रहे वो तो मैं करा रहा हूं। तो ये फील के लिए, हाँ भाई बस वेल्डिंग टूटने ही वाली है और टूटते ही ऑब्जेक्ट यूं रगड़ के चलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वो मोमेंट है जहां पर वेल्डिंग बस टूटने ही वाली है। तो इस जगह पर जो फ्रिक्शन लगता है इस फ्रिक्शन का नाम होता है एफ एस मैक्स। इससे पहले जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एफ एस मैक्स का फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला होता है म्यू एस एन, जहां म्यू एस को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एन हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन। जैसे ही वेल्डिंग टूटती है फ्रिक्शन का नेचर कन्वर्ट हो जाता है स्टैटिक से काइनेटिक में, और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। वैसे नहीं होता, बट ये अपने सिलेबस में नहीं है कि हम उसका जिगजैग नेचर डिस्कस करें, तो इसलिए हम इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेते हुए चलेंगे। और इसको फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, जो रगड़ने की वजह से डेवलप होता है यूं करके। रगड़ने की वजह से ये जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है दैट फ्रिक्शन इज काइनेटिक, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के एन, जहां म्यू के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन व्हिच इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस, यानी म्यू एस से बहुत थोड़ा सा कम होता है। अगर एक ही म्यू दे रखा है और ये बोल नहीं रखा कि म्यू एस लेना है या म्यू के लेना है, तो भाई जो म्यू एस है वही म्यू के लेते हुए चलना है, ये कन्वेंशन है। बाय डिफॉल्ट हम दोनों को एक ही लेते हुए चलेंगे। मतलब इस ग्राफ में ये जो थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा है वो फिर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा मेन फैक्टर रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों डायग्राम को अच्छी तरह देख लो। यहां पर बुक नहीं चल रही इसलिए फ्रिक्शन जो लग रहा है वो स्टैटिक है। यहां चल रही है, रगड़ करके मोशन आ चुका है बुक के पास, और इस रिलेटिव मोशन को अपोज करता हुआ हमने लगाया है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मेरे ख्याल से बेसिक क्लियर हो गया होगा, रियल वर्चुअल एरिया समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, हेडिंग देख लेना, बोलिंग और पुशिंग फोर्स है। अब ये मजेदार खेल है। देखो अब पहला ग्राफिकल सवाल आपको मिल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल सवाल है, ठीक है ना। ये मतलब ठीक ठाक अच्छे लेवल का सवाल माना जाता है। चलो देखते हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, कहता है डायग्राम शोज वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
विद अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स के साथ ये फ्रिक्शन का वेरिएशन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट म्यू एस एंड म्यू के का वैल्यू। तो बेसिक कंसेप्चुअल टाइप का हो गया ये आपका प्रॉब्लम कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है सवाल खत्म, नहीं पता है तो फिर गए। चलो कंप्लीट करते हैं। तो ये वो मोमेंट है जहां वेल्डिंग टूटने वाली है, लगने वाला फ्रिक्शन हो गया एफ एस मैक्स। तो ये 70 न्यूटन और कुछ नहीं, एफ एस मैक्स हो गया। वेल्डिंग टूटने के बाद फ्रिक्शन आ गया काइनेटिक, और ये और कुछ नहीं, ये एफ के हो गया। एफ एस मैक्स का हमने फॉर्मूला डाला, ठीक है ना। एफ एस मैक्स का पहले तो वैल्यू कितना हो गया ग्राफ से 70 न्यूटन, फॉर्मूला हो गया म्यू एस इंटू एन। अब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगाओगे तो वो लगी सरफेस के परपेंडिकुलर, नीचे आ गया 100 न्यूटन। तो यहां पर हमने 100 न्यूटन डाला एंड म्यू एस का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया 0.7। नेक्स्ट, अब काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम लोगों ने यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स देखा विच वाज 60 न्यूटन। 60 न्यूटन को हमने म्यू के इनटू एन डाला, एन इज अगेन सेम 100। तो अब इसके बाद अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा पुलिंग और पुशिंग फोर्स का। ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना, एक छोटा सा कंसेप्चुअल बनता है वही बता रहा हूँ। पुलिंग मतलब ऑब्जेक्ट को हम पकड़ करके यूं खींचना चाह रहे हैं, तो कितनी फोर्स लगाएं कि ये बस चलना स्टार्ट कर दे। तो मिनिमम पुलिंग फोर्स जो नेसेसरी टू स्टार्ट मोशन हमें चाहिए। सिमिलरली हम ऑब्जेक्ट को धक्का देना चाह रहे हैं, पुश करके चलाना चाह रहे हैं, तो मिनिमम पुशिंग फोर्स कितनी हो। देखो कंसेप्ट तो यही है कि हम फोर्स के कंपोनेंट करते हैं, कंपोनेंट करके फोर्सेस बैलेंस करते हैं और एफ को निकालते हैं। बट इस टाइम पे अब डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डेरिवेशन मैंने भर भर के कराए थे जब मैंने वीडियो लेक्चर लिए थे। अब आप खाली इसका मेन कंसेप्ट सीखो, याद करो फॉर्मूला, उससे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। तो एफ पुलिंग की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम इसको पुल करें तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। जब हम पुल करके चलाते हैं तो इस फोर्स का ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट आ जाता है जो कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को कम कर देता है। नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा तो एफ एस मैक्स कम हो जाएगा, एफ एस मैक्स कम हो जाएगा तो वेल्डिंग जल्दी टूटेगी। जितनी जल्दी टूटेगी डब्बा आसानी से चलेगा, तो ब्लॉक आसानी से मूव करेगा। तो पुलिंग फोर्स पुल करने से नॉर्मल रिएक्शन को कम कर देती है और इट इज इजी टू पुल क्योंकि एफ एस मैक्स डिक्रीज कर जाता है, तो ध्यान रखना। और पुशिंग फोर्स धक्का देने से नीचे की तरफ कंपोनेंट देती है जो कि नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा देता है, जिससे एफ एस मैक्स बढ़ जाता है एंड इट इज डिफिकल्ट टू पुश देन पुल। तो पुश करना डिफिकल्ट हो जाता है बट पुल करके चलाना आसान हो जाता है। तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो पुलिंग फोर्स का वैल्यू पुशिंग फोर्स की वैल्यू से कम होगा। याद करने का तरीका ये, देखो पैटर्न दोनों का सेम है, बस इधर प्लस है इधर माइनस है। तो P से पुल कर रहे हैं और इधर P से पुश ही कर रहे हैं, बट पुल करने में कम फोर्स लगानी पड़ती है। कम फोर्स के लिए डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। दूसरा याद करने का तरीका, ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस साइन, नीचे की तरफ है माइनस साइन, ऐसे करके याद कर लो। क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव, अब याद करने का कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बनाना पड़ेगा ना। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, इस तरीके से याद कर लो। तो पुलिंग फोर्स हमारे पास आ गई म्यू एस एम जी बाय कॉस थीटा, करते जाओ याद, कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। और पुशिंग फोर्स हमारे पास आ गई म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब चलते हैं इसके अप्लाइड पार्ट की तरफ जिससे प्रॉब्लम बनते हैं। देखो ये फिर से वही बंदर, ठीक है ना। अभी तक इसको चैन नहीं पड़ा, लॉज ऑफ मोशन में हुक टांग करके रस्सी के ऊपर चढ़ रहा था, वहां तो हमने इसको निपटा दिया था। अब ये यहां पर चल रहा है, कंसेप्ट फिर से कुछ नया आ गया। कहता फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विद विच he can climb the rope without moving the block। मतलब कंडीशन है भाई, देखो कंडीशन दे रहा है तुम्हें, ठीक है ना। चैलेंज कर रहा है कि फिजिक्स सही है तो करके दिखाओ ऐसा, ठीक है ना। नहीं है तो -1 लेकर के आओ। तो ऐसा तो चैलेंज हम खूब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मंकी भाई तेरा चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं। क्या चैलेंज है कि ये रस्सी के ऊपर चढ़ना जाता है विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन सच दैट ब्लॉक स्लाइड ना करे। अब जरा चेक करो, अब ये जो टेंशन इसके अंदर डेवलप करेगा मंकी, वो इसके लिए पुलिंग फोर्स का काम करेगी। अगर ये पुलिंग फोर्स जो हमने पढ़ी थी अभी म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा से ज्यादा हो गई तो डब्बा चल जाएगा और कंडीशन वॉलेट हो जाएगी। मंकी आप पे हंसेगा, अरे देखो इनको फिजिक्स लगानी नहीं आती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पुलिंग फोर्स हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं और हमने सीधे फॉर्मूला लगाया पुलिंग फोर्स का। वैल्यू मेरे पास आ गया म्यू एस एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। आप इसमें डाटा पुट करो, एफ पुलिंग और टेंशन का वैल्यू। म्यू एस मैंने क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 0.5, एम जी का बेटा वैल्यू हो गया 550 डिवाइडेड बाय कॉस 37 4/5 प्लस म्यू एस 0.5 इंटू 3/5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो इसको टच करने की जरूरत नहीं है, 5 काट करके छोटा फायदा नहीं बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर यहाँ एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी हमें। तो टेंशन की वैल्यू, इसको एक काम करो सिंप्लीफाई ऐसे ही करो,
ये बन गया 1.5, 1.5 प्लस 4 दैट मीन्स नीचे आ गया 5.5। तो फाइनली 0.5 इंटू 550 डिवाइडेड बाय 1.1। सिंप्लीफाई करें इसको, ये 0 इधर गया, 11 5 या 55, 500 और टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 250 न्यूटन। तो इससे ज्यादा टेंशन कर दी तो फिर बंदर हंसेगा कि इनको फिजिक्स लगानी नहीं आती, तो हम करने ही नहीं वाले भाई। तो 250 न्यूटन की 250 न्यूटन की मैक्सिमम टेंशन कर दी। अब हम इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं। इसने जनरेट करी 250 न्यूटन की मैक्सिमम टेंशन, यहां से हम ए मैक्स निकाल लेंगे। इक्वेशन बनाओ, 250 माइनस 200 इक्वल्स टू 20 ए मैक्स। और यहां से बच्चों हमारे पास ए मैक्स की वैल्यू आ गई 50 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू ए मैक्स। प्रॉब्लम से ना बातें करते रहो, बोर नहीं होगे, वरना फिर ये क्या होगा, प्रॉब्लम सिरदर्द बन जाएगा। तो इसलिए इनसे बातें करते रहना जरूरी है, थोड़ा बहुत इनसे इंटरेक्शन बना रहेगा ना तो ये हमसे दोस्ती करते रहेंगे। तो ए मैक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से अब आपका प्रॉब्लम पूरी तरह समझ आ गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगेन मैंने बताया था एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, आपको लॉज ऑफ मोशन में बताया था, फ्रिक्शन में भी बोल रहा हूँ, दोनों जगह पे से आप जहां आ जाए वो आपकी किस्मत, ठीक है ना। पर आ जाए तो करके जरूर आना, बेइज्जती मत करा के आना कि नहीं यार हमें नहीं आता, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है और इसमें पता है कहां फंसते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में, वहां जाकर के हालत खराब होती है। अब सुनो क्या कहा गया, कहता है मिनिमम पुलिंग फोर्स इक्वल्स टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। कहता है थीटा एंगल पर, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, डायग्राम बिल्कुल इस तरीके से होता है। कहता हम फोर्स लगा रहे हैं और जो खींचने के लिए कम से कम फोर्स चाहिए वो mg के बराबर है, ठीक है ना, और थीटा एंगल पर लगाई गई है। ये थीटा हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल से दिया गया है। हमें फाइंड आउट करनी है थीटा की वो वैल्यू सच दैट ये बस चलना स्टार्ट कर दे। अब गेम देखो चेंज हो गया है, तो पुलिंग फोर्स, पर हमने जो रिजल्ट बनाया है वो हॉरिजॉन्टल के एंगल के लिए बनाया, इसने एंगल धीरे से दे दिया वर्टिकल का, यहां खेल खराब कर देता है। तो खेल खराब हो उससे पहले इसे खराब करो, एंगल की वैल्यू हॉरिजॉन्टल से पकड़ो 90 माइनस थीटा, अपना पुलिंग फोर्स का फॉर्मूला चलाओ, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय, हाँ बस जहां थीटा था वहां 90 माइनस थीटा बन जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस म्यू साइन 90 माइनस थीटा। ये बन गया साइन थीटा, ये बन गया कॉस थीटा, रिजल्ट आ गया इतना। इतने तक तो दिक्कत नहीं आती, हो जाता है सवाल, दिक्कत आगे आती है। अब सुनो, एम जी कटा, दाएं बाएं ले गए, इक्वेशन बन गई। दिक्कत यहां आती है जब हम ऑप्शन ढूंढते हैं मिलता ही नहीं ऑप्शन। अब इसमें लगती है बेसिक मैथमेटिक्स, इसको सॉल्व करते हैं साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी से। लिख लेना, काम गाय बहुत। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाएं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हाफ एंगल हो जाता है। तो साइन थीटा की आइडेंटिटी हो गई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 म्यू, और ये आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर नहीं आती हो तो लिख लेना। अब यहां से कैंसिल करो, ये इधर से चला गया, कॉस को साइन के नीचे लगाओ तो बन जाएगा tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। और बेटा यहां से अब आप थीटा की वैल्यू ले लो, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 1 बाई म्यू, और थीटा की वैल्यू हो गई 2 tan इनवर्स 1 बाई म्यू। तो मेरे ख्याल से अब आपका कंसेप्ट अच्छा हो गया, प्रॉब्लम आपने कर लिए, जो एक्सपेक्टेड था मैंने करा दिया अब आपको इसमें, और बाकी मैं टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस के लिए दूंगा ही आपको, ठीक है ना। वहां भी ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे इस तरीके के, फिर आप प्रैक्टिस करो, हाथ सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ ये आया फिर इसका स्पेशल केस, मतलब कुछ छूटेगा नहीं आपका, इसमें सब कुछ आ जाना है। अब ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है क्या, इसके बारे में क्या होता है, जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसका सवाल ये रहना है। ये कहता है कि हमें एक फोर्स लगानी है, आपको फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, पुलिंग फोर्स सर दिख ही रही है, लगा देंगे फॉर्मूला सीधे। कहता नहीं, कहता बताओ कितने एंगल पर लगाएं सच दैट ये पुलिंग फोर्स मिनिमम हो। आपको इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप देखो मैंने इधर एक ग्राफ से समझाया है कि अगर हम इस एंगल को चेंज करते चले जाएं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, तो एक खास ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगा, पुलिंग फोर्स जो है कम होती जा रही है। एक पर्टिकुलर एंगल पर पुलिंग फोर्स मिनिमम है और फिर पुलिंग फोर्स दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाती है। और थोड़ा प्रैक्टिकली चलते हैं, 0 डिग्री पर लगाया 50 न्यूटन की पुलिंग फोर्स चाहिए, ऐसे ही एग्जांपल ले लिया। इसके बाद 10 डिग्री पर लगाया 48 न्यूटन की आई, उसके बाद एंगल बढ़ाया 20 डिग्री
47 न्यूटन आया, और एंगल बढ़ाया 45 डिग्री, 45 न्यूटन आया, और एंगल बढ़ाया 48 डिग्री, अब फोर्स बढ़ना शुरू हो गई। तो ट्रेंड क्या था, पहले ये फोर्स कम हो रही है, और एक एंगल ऐसा होता है जहां ये पुलिंग फोर्स मिनिमम से भी मिनिमम होती है। तो वो ये कह रहा है एट व्हाट एंगल पुलिंग फोर्स मस्ट बी अप्लाइड सच दैट इट्स वैल्यू इज मिनिमम। इसको करने में डिफरेंशिएशन लगाना पड़ता है, ठीक है ना, हालत खराब करता है एग्जाम में, आपको नहीं करनी तो आप देखो तरीका और करो याद, ठीक है ना। तो पुलिंग फोर्स का फॉर्मूला लगाया, पर हमें पुलिंग फोर्स मिनिमम चाहिए, तो अगर हमें ये मिनिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, तो इस डिनोमिनेटर को अलग से पकड़ा, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। कोई भी चीज मैक्सिमम मिनिमम कब होती है, जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो, डिफरेंशिएट मारा जीरो डाला, यहां से tan थीटा की वैल्यू म्यू एस आ गई। तो जब हम एंगल tan थीटा म्यू एस के बराबर रखेंगे तो पुलिंग फोर्स सबसे कम आएगी, ठीक है, याद करके रखना है, ध्यान रखना है, इसको छोड़ना नहीं है किसी कीमत पे। न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा नीट वाला, एज इट इज रिजल्ट पूछेगा, ये भी पहले बता के चल रहा हूं, कोई इसमें न्यूमेरिकल नीट नहीं बनाने जा रहा, ये अप्लाइड रिजल्ट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो tan थीटा म्यू एस के बराबर हुआ, और मिनिमम पुलिंग फोर्स, अब हम कॉस और साइन की वैल्यू यहां से राइट एंगल ट्राइंगल से सब्स्टिट्यूट करेंगे, सीधे आंसर याद करो, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, और इस रिजल्ट को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा रिपोज। अब रिपोज का पहले बेसिक कंसेप्ट सुन लो। रिपोज, रिपोज इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल जहां पर ये देखो पेन या कोई भी ब्लॉक बस स्लाइड करना स्टार्ट करने ही वाला होता है। कब करता है, जब नीचे एम जी साइन थीटा एफ एस मैक्स से ज्यादा होने लग जाता है, ठीक है ना। तो उस वक्त जब एम जी साइन थीटा बस एफ एस मैक्स को क्रॉस करने वाला होता है, ब्लॉक बस चलने ही वाला होता है, ठीक है ना, तो उस टाइप के एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो अब आप डेफिनेशन देखो, वो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, आईपी मतलब इंक्लाइंड प्लेन, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, जहां पर ब्लॉक की स्लाइडिंग आईपी पर स्टार्ट होने ही वाली होती है। तो जब स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली होती है तो यहाँ की वेल्डिंग, ठीक है ना, बस टूटने ही वाली होती है। तो एम जी साइन थीटा नॉट एफ एस मैक्स के बस लिमिटिंग कंडीशन बनाई, इक्वल किया, और मेरे पास कंडीशन आ गई tan थीटा नॉट इक्वल्स टू म्यू एस। तो दिस थीटा नॉट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। इससे हमें पता चलता है कि ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्लाइड अपने आप करेगा या नहीं करेगा। तो दिस एंगल ऑफ रिपोज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक। मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप एक छोटा सा मास रख दो या हाथी रख दो, वो भी स्लाइड करेगा अगर म्यू एस दोनों का सेम है, ठीक है ना, और tan थीटा की वैल्यू म्यू एस के बराबर है तो वो स्लाइड करने की कंडीशन में आ जाएगा। अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पर। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, अगर एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन लेस देन रिपोज होगा तो देखो प्रैक्टिकली देख लो, तो ये वो जगह है जहां बस ये स्लाइड करने वाला है। अगर एंगल लेस देन रिपोज है, ठीक है ना, रिपोज के एंगल से छोटा है, तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि नीचे लगने वाला एम जी साइन थीटा ऊपर लगने वाले एफ एस मैक्स से छोटा है, और ये इतना ताकतवर नहीं है कि वेल्डिंग को तोड़ सके, ठीक है ना, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ सके। तो सेम कहानी यहां पर है, तो नीचे लगने वाला साइन थीटा एम जी साइन थीटा इज लेस देन एफ एस मैक्स, इसलिए वेल्डिंग नहीं टूटेगी। जब वेल्डिंग नहीं टूटेगी तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, और क्या बताया था मैंने, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अप्लाइड फोर्स हो गई यहां पर एम जी साइन थीटा, तो Fs की वैल्यू हमारी एम जी साइन थीटा के बराबर हो गई, और कंडीशन बन गई कि जब tan थीटा लेस देन म्यू एस होगा तो ब्लॉक की स्लाइडिंग नहीं होगी, उस पे लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, और इस सिचुएशन के अंदर ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स, ये भी बहुत पूछा जाता है और इसमें सारे कंफ्यूज मिलते हैं। रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन कितनी रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो भी मैं यहीं पे बता रहा हूं, पूछा ही यहां पर जाता है, तो वो क्या चीज है उसके बारे में समझो। इंक्लाइंड प्लेन यहां पर नॉर्मल रिएक्शन तो लगा ही रहा है, बट साथ साथ में फ्रिक्शन भी लगा रहा है। बच्चों को ये ध्यान नहीं आता और गड़बड़ करके चले आते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन खाली नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा रहा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन के साथ फ्रिक्शन भी लगा रहा है। फ्रिक्शन का वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर है, और नॉर्मल का वैल्यू mg कॉस थीटा के बराबर है। अब खेल ध्यान से देखना, अब जो इन दोनों का रिजल्टेंट है बनाया हमने फट से पैरेललोग्राम, ये इनका रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स हो गया। ये रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, वो जब नॉर्मल रिएक्शन से एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और मैंने बोला ना, जिसको पता है उसको पता है, ये नया डायलॉग है, याद कर लो।
तो जिसको पता है उसको पता है, तो जिससे पूछा जाएगा और जिसने पहले से पढ़ रखा है रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स कुछ नहीं करेगा, टिक मारेगा, निकल लेगा, और जिसने नहीं पढ़ रखा उसका डेफिनेटली गलत होएगा। अब देखना आप, तो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स exerted by inclined plane, ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। और वैल्यू पुट करने पर एक बड़ा चमत्कारी रिजल्ट आएगा। एफएस की वैल्यू डालो mg sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस mg cos थीटा का होल स्क्वायर, mg दोनों में से बाहर चला जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बड़ी मजेदार रिजल्ट आ जाएगी, आर की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी, यानी रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स mg के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था जिसको पता है वो तो टिक मारेगा, जिसको नहीं पता वो बेचारा गया काम से। तो अब अल्फा यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए अगर हमें आर का वैल्यू पता है। अब इसी तरह अल्फा की वैल्यू अगर आपको पता है ना तो भी रिजल्ट आपके लिए बहुत आसान है। तो मैं यहाँ पर tan अल्फा निकाल रहा हूँ, जहां पर मैंने बताया आपको कि अल्फा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा करके। बेस यानी हो गया नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया अपना फ्रिक्शन का वैल्यू। मैं इधर वापस से ट्राइंगल ले रहा हूँ ताकि आप उधर कंफ्यूज ना हो। तो ये रहा इंक्लाइन प्लेन, नॉर्मल रिएक्शन बेटा इस तरफ था और ये था एफ एस, ये बना था हमारा पैरेललोग्राम, ये रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स, इस एंगल का नाम अल्फा, एंड ये वापस से एफ एस के बराबर हो गया। तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई एफ एस बाय एन। एफ एस और एन को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम जी कॉस थीटा, दैट मीन्स tan थीटा अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन के बराबर होगा। तो इसमें सीधे सीधे प्रॉब्लम ये पूछा जाता है कि एक इंक्लाइंड, मतलब पता भी नहीं चलता कि क्या पूछ लिया गया, इतना मतलब धीरे से पूछ लेते हैं प्रॉब्लम, धीरे से मतलब बताए बिना पूछ लेते हैं, चीटिंग होती है ये। ठीक, तो ये कहते हैं कि भाई एक ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा गया, वो स्लाइड नहीं कर रहा, ठीक है ना, अब बता दो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स कितनी है। सीधे सुना आपने, स्लाइड नहीं कर रहा, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स बता दो mg के बराबर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता दो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन के बराबर, आपका प्रॉब्लम यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये स्टैंडर्ड है रिजल्ट, ध्यान से अलग से नोट डाउन करके आप जरूर रख लेना, और अगर नीट एग्जाम में मिल जाए तो टिक मार के जरूर आना। चलो अब आगे चलते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है जब एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है ना, इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को रिपोज से ज्यादा करेंगे तो क्या होगा। देखो, तो अगर मैंने इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को रिपोज से बड़ा यानी स्लाइडिंग वाले एंगल से बड़ा कर दिया तो पेन डेफिनेटली स्लाइड करेगा। अब क्या स्कोप बचा एग्जामिनर के पास, अगर वो स्लाइड करेगा तो हमारा पहला काम है एक्सेलरेशन निकालना, वो मैं अभी सिखा दूंगा। एक्सेलरेशन के बाद इसमें काइनेमेटिक्स जरूर पूछी जाती है, तो काइनेमेटिक्स का सवाल अब इंडिविजुअल सवाल नहीं आता, मिक्स करके पूछा जाता है। कैसे पूछेगा, कहेगा कि भाई नीचे जाने पर, ये इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पर पहुंचने पर इसकी स्पीड बता दो, ठीक है ना, या पर्टिकुलर टाइम बाद स्पीड बता दो। तो ये छोटे मोटे काइनेमेटिक्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन के प्रॉब्लम इसमें बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम काम करते हैं इसमें एक्सेलरेशन पर। देखो बेटा, अगर थीटा की वैल्यू रिपोज से ज्यादा है यानी tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस, तो ऐसे सिचुएशन में ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा और इसे नीचे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा mg sin थीटा। इस mg sin थीटा की वैल्यू fk से ज्यादा होते ही नीचे की तरफ इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ऊपर लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा, क्योंकि स्लाइडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो फ्रिक्शन का नेचर कन्वर्ट हो गया, स्टैटिक से काइनेटिक आ गया। इक्वेशन बनाओगे, चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमारी इक्वेशन बनेगी mg sin थीटा। ये तो मैंने यहाँ प्रूफ दे दिया, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एस, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट याद रखो tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एस। फ्रिक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि काइनेटिक होता है। अब यहां पर मेन टूल है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए चलाने वाला हो गया mg sin थीटा, रोकने वाला हो गया म्यू के mg cos थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m कट गया और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट याद रखना है। तो अगर एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करते हुए आ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। अच्छा, g मैंने वैसे कॉमन ले लिया तो मैं अंदर बोलूंगा म्यू के cos थीटा।
अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसका भी क्वेश्चन नीट एग्जाम के अंदर आ सकता है और इवन पहले पूछा भी गया है जब AIPMT होता था। क्वेश्चन ये था कि एक ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए आ रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो भाई अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन हो गया जीरो। ऐसे में mg sin थीटा की वैल्यू म्यू के mg cos थीटा के बराबर होगी, यानी tan थीटा म्यू के बराबर हो जाएगा। तो अगर कोई ब्लॉक, याद करके रख लेना, इंक्लाइन प्लेन पर कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड करता है तो tan थीटा म्यू के बराबर होता है, और अगर स्लाइड करने वाला होता है तो tan थीटा की वैल्यू म्यू एस यानी रिपोज के बराबर होती है। तो दो केसेस है यहाँ पर, स्लाइड करने वाला होता है तो म्यू एस के बराबर होती है, स्लाइड कर रहा होता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो म्यू के बराबर होती है। इन दोनों रिजल्ट, अगर आपके ये दोनों रिजल्ट अच्छी तरह याद है तो आपको एक पका पकाया सवाल आता है। तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब जैसा मैंने बोला था, इक्वेशन लगवाएगा, आपसे पूछेगा कि काइनेमेटिक्स की कुछ इक्वेशंस इसके अंदर अप्लाई करो। जैसे मैंने दे दिया रेस्ट से ब्लॉक चला था, बॉटम पर वेलोसिटी v बनी और यहां से यहां तक का लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन l है। अब मान लो मेरे को यहां पर v की वैल्यू निकालनी है, तो मैं थर्ड इक्वेशन लगा लूंगा। थर्ड इक्वेशन हो गई मेरे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। u की वैल्यू मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दी 0। जैसे ही u की वैल्यू मैंने 0 डाली, मेरे पास v का वैल्यू आ गया एंड v का वैल्यू मिल गया मेरे को √2al एंड a की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी ऊपर लिखी पड़ी है, तो फिर कोई पुट करने में दिक्कत नहीं आएगी और हम यहां से फाइनल स्पीड निकाल लेंगे ग्राउंड पर पहुंचने पर। अब चलते हैं हम अगले कंसेप्ट पर, और नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरा ये वाला सवाल। अब देखो, इस सवाल के अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फाइंड आउट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। अब हमें नहीं पता कि ब्लॉक चल रहा है नहीं चल रहा, म्यू एस दे दिया, म्यू के दे दिया। सवाल स्टार्ट ऐसे होगा, सबसे पहले tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा tan 37 हो गया, tan 37 का वैल्यू हो गया 0.75, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे कि ये म्यू एस से बड़ा है, म्यू के से बड़ा है, या कहाँ लाई करता है, क्या सीन है। तो tan थीटा की वैल्यू आप चेक करो, म्यू एस से छोटी है, म्यू एस से छोटी है, इसका मतलब ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है ना। उसका चलना इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीचे लगने वाला mg sin थीटा वेल्डिंग नहीं तोड़ सकता। तो सिंस tan थीटा इज लेस देन म्यू एस, इसलिए स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं होगी। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर। अप्लाइड फोर्स कौन सी होगी, mg sin थीटा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा हो गया। एक दो क्वेश्चन और एड ऑन कर सकते हो। रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स नहीं चल रहा तो mg के बराबर हो गई, mg का वैल्यू बेटा अपने पास हो गया 100 न्यूटन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर पूछ लिया तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू देख रहे हो ना, एक सवाल में से 4 सवाल निकल रहे हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा की वैल्यू क्या सिखाया था मैंने, थीटा के बराबर होती है, और थीटा कितना हो गया 37 डिग्री। तो बन गए आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम इस सेक्शन के अंदर तैयार हो गए। मान लो अब ये आते हैं हमारे पास केसेस, जो रिपोज के स्पेशल केसेस हैं, ठीक है ना। दो स्पेशल केसेस है, एक ये हेमिस्फेरिकल बाउल वाला और एक मैं पैराबोला का आपको कराऊंगा। दोनों के दोनों मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से फंसते हैं एग्जाम के अंदर। ये फिर से एक एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, एक नहीं दो हैं लगातार लाइन से, या तो ये वाला या फिर अगला वाला। मतलब फ्रिक्शन के अंदर ये तो कंफर्म्ड है एक सवाल आएगा, और वो सवाल सही हो जाएगा अगर आप सही से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर गए, आपका सवाल गलत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इस हेमिस्फेरिकल बाउल का रेडियस r है। कहानी ऐसी है कि एक इंसेक्ट, अब वो इंसेक्ट तो मेरे से बनता नहीं, तो मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। अब मान लो यहां पर एक डॉग है, ठीक है ना, कुत्ता है, ये यहां पर चलते हुए ऊपर जा रहा है। तो अब ये ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है, बेचारा जैसे जैसे ऊपर चल रहा है डरता चला जा रहा है, इसकी टेल डाउन होती चली जा रही है। अब ये डॉग जो है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर जब मूव करता चला जाएगा, अब छिपकली तो है नहीं जो चिपक के चलेगा, एक जगह ऐसी आएगी जहां पर जैसे जैसे ये ऊपर चलते चले जा रहा है, ठीक है ना, देखो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, यहां पर जाकर के स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर जाकर के इसकी स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली होती है। उसके बाद ये अगर ऊपर चला गया तो फिर नीचे ही आएगा स्लाइड करके। तो हमें वो मैक्सिमम हाइट बतानी है जहां तक ये जा सकता है। मैक्सिमम हाइट यहां से ये वो मैक्सिमम हाइट हमें बतानी है जहां तक ये बिना स्लाइड किए जा सकता है। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको ले जाओ, तो आप इसको एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाओ, तो ये पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच गया, ले जा करके आप टेंजेंट बनाओ, ये टेंजेंट को इंक्लाइंड प्लेन की शक्ल दे दो, और इस इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को रिपोज बना दो, क्योंकि रिपोज के ऊपर गया तो फिर तो वापस से लौट करके नीचे आ जाएगा। अब गेम शुरू होता है। तो क्या क्या करना है, ले जाओ किसी जनरल हाइट पर, टेंजेंट बनाओ और उसको इंक्लाइंड प्लेन की शक्ल दे करके रिपोज का एंगल सेट कर दो।
रिपोज के ऊपर जाते ही कोई भी बॉडी स्लाइड करके नीचे आ जाएगी। तो अब इस सिचुएशन में बॉडी की स्लाइडिंग बस स्टार्ट होने वाली होगी। अब कंडीशन लगाओ रिपोज की कंडीशन tan थीटा किसके बराबर होगा, म्यू एस के बराबर होगा। अब tan थीटा तो आ गया, एंगल तो पता चल गया, बट हमें तो ये हाइट निकालनी है। इसको कैसे निकालें, इसके लिए अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर रिजल्ट वर्कआउट करने पड़ेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा, ये अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो ठीक है, सीखो पहली बार, बट ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, हाथ खटाखट चलने चाहिए। तो मैं सिखा रहा हूं बट आपको प्रूव नहीं करने एग्जाम के अंदर रिजल्ट। इनको ऐसा सेट कर लेना आज के आज कि अगली बार से आपको रटे हुए मिले एग्जाम के अंदर, आपको बस टिक मार रहे हैं। तो थीटा नॉट ये हो गया बेटा, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा नॉट आ गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, ये 90 माइनस थीटा नॉट आ गया, ये वाला एंगल 90 हो गया, तो अगेन ये वाला एंगल थीटा नॉट आ गया। यानी जो रिपोज होता है वही सेंटर पर सबटेंडेड एंगल भी बन जाता है। तो ये भी पॉइंट आप डायरेक्ट आगे से अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि जो रिपोज होता है वही सेंटर पर सबटेंडेड एंगल भी हो जाता है। तो ये बेटा आर हो गया, तो इतनी जो लेंथ हो गई हमारे पास, ये हो गई आर का इधर साइड का कंपोनेंट आर कॉस थीटा नॉट। अब ये आर कॉस थीटा नॉट हो गया, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा आर था, तो आप खुद ही बताओ ये एच मैक्स कितना निकला, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो एच मैक्स की वैल्यू मेरे मेरे पास आ गई, इसको मैं थीटा नॉट कर ले रहा हूं, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई r1 माइनस कॉस थीटा नॉट। अब हमें कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, अवेलेबल कौन है, tan थीटा। फटाक से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, म्यू एस 1 √1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू इसके अंदर डाल दी और मेरे पास एच मैक्स आ गया। रट्टे नहीं मारने अब इसके। अब आपने कंसेप्ट सीख लिया कि हाँ भाई मैक्सिमम हाइट r1 माइनस कॉस थीटा होती है और कॉस थीटा निकालने से पहले tan थीटा निकालना पड़ता है। ये रिजल्ट रट्टे मार के कोई फायदा नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो स्टेप्स ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम हाइट इन हेमिस्फेरिकल बाउल इज गिवन बाय r1 माइनस cos थीटा, और cos थीटा निकालने से पहले हमें रिपोज का एंगल tan थीटा निकालना पड़ेगा म्यू एस करके। चलो एग्जांपल देखते हैं। अब देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है, मैंने इसमें म्यू एस दे दिया 0.75, रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर। मैंने बोला कि बताओ वो किस मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है बिना स्लाइड किए। तो सबसे पहले हमने tan थीटा निकाला, tan थीटा म्यू एस हो गया, म्यू एस 0.75 3/4, थीटा की वैल्यू मिल गई 37। कितना आसान मिल गया, ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब फट से हमने एच मैक्स की वैल्यू निकाली r1 माइनस कॉस थीटा। अभी तक r को हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, अब पुट कर रहे हैं r की वैल्यू 10, 1 माइनस 4/5, आंसर में इधर बचा बेटा 1/5, यानी मैक्सिमम हाइट आ गई 2 सेंटीमीटर। तो देखा जाए तो ऐसा तो हार्ड नहीं है कि नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं सारे, ठीक है ना। तो बस करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं कामयाबी मिलेगी। बस खाली आपने अपने आप को इन 30 डेज के अंदर इतना तैयार कर लेना है कि नीट में आने वाले सवाल आपके फिजिक्स के अटके नहीं, ठीक है ना, और अटकेंगे भी नहीं। अगर आप इतना कर गए तो आपके सवाल अटकने नहीं है, यही तो पूछे जाते हैं सारी की सारी चीजें, और थोड़ा बाहर से उठा करके कोई दुनिया की चीजें आती है, यही सब आता है। तो आप इतना हाथ सेट कर लो, और मेरे ख्याल से तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप के अंदर आपका आंसर आ रहा है, पता होना चाहिए बस खाली। स्टूडेंट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि रिजल्ट पता नहीं होते, पता है तो सब कर लेंगे। तो अब आप इसको करके आना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो पैराबोला, देखने में डर लगता है कि अरे पैराबोला में कैसे यार, ये तो पढ़ा लिखा इंसान है या कुत्ता है जो भी है, तो पैराबोला में कैसे चल रहा है, ठीक है ना। अब पैराबोला भी वो आपके साथ दिक्कत ही आपको पता नहीं, अगर पता है तो फिर आपको ये सबसे आसान लगेगा, ये और जल्दी हमारा रिजल्ट लाएगा। अब देखो सिखाता हूं, अगेन सेम सिचुएशन। अब हमें इसमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है ना, या फिर हमें हाइट निकालनी है। तो हाइट का काम यहां पर ये y करेगा और ये इसका x कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो ये वो पोजीशन है जहां पर इसकी स्लाइडिंग बस स्टार्ट होने ही वाली है। अब इसे निकालने के लिए पैराबोला की इक्वेशन हमें दे रखी है, तरीका तो हमने वही यूज किया, गए टेंजेंट बनाई, रिपोज की शक्ल दे दी। अब हमने यहां पर tan थीटा की इक्वेशन बनाई, और tan थीटा की इक्वेशन हो गई किसके बराबर, म्यू एस के बराबर। अब tan थीटा कहां से लाए, अब जब मैं क्लास में कराता हूं बच्चों से, बोल बेटा tan थीटा कहां से लाए, सर वो सेंटर लो। अरे भाई पैराबोला में सेंटर कहां होता है, ठीक है ना, हर चीज में थोड़ा ना एक ही जैसी चीज लगा दोगे आप कि सेंटर कहां होता है। पैराबोला में कहां सेंटर ढूंढो, फोकस होता, फोकस थोड़ा ना इसका सेंटर होगा, तो सेंटर नहीं होता बेटा, ठीक है ना, सेंटर नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई dx, और dy बाई dx निकालने के लिए ही तो ये इक्वेशन दे रखी है, नहीं तो किस लिए पैराबोला की इक्वेशन दे रहा है, तो डिफरेंशिएट करना तो आता है ना। तो dy बाई dx करो और आप tan थीटा की वैल्यू ले लो। तो देखते जाओ, सिर्फ एक स्टेप के अंदर हमारा ये पैराबोला वाला सवाल खत्म हो जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू हो गई 2kx। अब कुछ नहीं करना, ये जो आया है इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो tan थीटा की जगह आया 2kx इक्वल्स टू म्यू एस, क्या मिल गया, x मिल गया, कितना मिल गया म्यू एस बाई 2k।
तो x का कोऑर्डिनेट आ गया, अब y का निकालना है, तो y का निकालने के लिए x की वैल्यू पैराबोला की इक्वेशन में डालो, तो हमारे पास y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा इक्वल्स टू k म्यू एस स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर, कैंसिल करो और y की वैल्यू आ गई म्यू एस स्क्वायर बाय 4k। तो दोनों चीज हमारे पास आ गई, एक बार वापस से रिवाइज कर लो। पैराबोला है, गए और टेंजेंट मारी और उसको रिपोज की शक्ल दे दी, tan थीटा म्यू एस के बराबर। tan थीटा निकालने के लिए कोई सेंटर नहीं चाहिए, सेंटर हमारे पास वहां पर था, यहाँ tan थीटा निकलेगा आपका किससे, dy बाई डी एक्स से। डिफरेंशिएट मारा पैराबोला की इक्वेशन को, आंसर आ गया x का, x पुट किया तो हमारे पास y आ गया। अब सवाल देखते हैं, तो ये रहा प्रॉब्लम। पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर बाय 2, म्यू एस दे रखा है 0.5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सेम थिंग कि हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं जहां पर इसकी स्लाइडिंग बस स्टार्ट होने वाली होती है। चलो आ जाओ निपटाते हैं इसको। तो tan थीटा, अब यहीं पर देखो कैसे करना शुरू करते हैं, किसके बराबर हो गया, dy बाई डी एक्स के बराबर। dy बाई डी एक्स यहां से लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, 2 ऊपर नीचे से कट गया x, और ये किसके बराबर हो गया म्यू एस, एंड म्यू एस कितना था 0.5 यानी 1/2, लो एक लाइन में खत्म हो गया। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2। दूसरी स्टेप, अब हम निकालना चाह रहे हैं y का वैल्यू, तो y का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, x की जगह 1/2 डालो तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1/8। तो y की वैल्यू आ गई 1/8, कोऑर्डिनेट x, y के हो गए हाफ, 1/8। अब मेरे को बताओ ये कहां से मुश्किल है, आप ना डरते रहते हो, ठीक है ना, थोड़ा सा मजबूत होकर के सवाल में जाओ, अपने आप सवाल 2 स्टेप के अंदर खत्म होता है। मेडिकल की फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं है, मेडिकल की फिजिक्स आसान है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लाओ, ठीक है ना, कंसेप्ट अपने अंदर लाओगे, सही करोगे, आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। बस इतना ही तो करना है, कौन सा बहुत ज्यादा आपने पीएचडी की पढ़ाई करनी है, इतना बहुत है मेडिकल एग्जाम के लिए। चलो आगे चलते हैं, अब हम आते हैं इस सेक्शन पर। अब क्वेश्चन पढ़वा, एज एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज स्लाइटली रेज्ड अबव 37 डिग्री, ठीक है ना। अब ये खेल जो है, पहले मैं आपको समझाऊं क्या था, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इंक्लाइंड प्लेन पर जब ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ मिले तो tan थीटा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर होगा। और जब ब्लॉक चलने ही वाला हो तो tan थीटा किसके बराबर होगा, म्यू एस के बराबर होगा। ये दो बात मैंने बताई थी, उन्हीं पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। As angle of inclined plane is slightly raised above 37 डिग्री, ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन, यानी ब्लॉक बस चलने ही वाला है, तो 37 डिग्री दे करके वो आपको म्यू एस की वैल्यू देना चाह रहा है। तो भाई ठीक है, देना चाह रहा है वैल्यू तो ले लो, क्या जा रहा है, तो tan थीटा बराबर म्यू एस लगाया और हमारे पास म्यू एस का रिजल्ट आ गया 0.75। आगे बोल रहा है, नाउ इट इज स्लाइटली रिड्यूस्ड एंड ब्लॉक फाउंड टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हल्का सा उठा करके फिर हल्का सा रिड्यूस कर दिया गया, ब्लॉक अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि tan थीटा अब म्यू के बराबर हो गया। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने पर tan थीटा म्यू के बराबर हो गया। म्यू के आपको कैलकुलेट करना है, थीटा की वैल्यू आपको दी गई 30 डिग्री, tan 30 डिग्री म्यू के डाला और 1/√3.57 होता है। तो हमने फिर से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लिया, जो फिर से मेडिकल एग्जाम में ये वाला तो बहुत ज्यादा पूछा गया, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, ये मैंने मिक्स करके आपको प्रॉब्लम करा दिया। तो ये भी एक काफी अच्छा प्रॉब्लम था, मतलब फ्रिक्शन में तो सारी ही चीजें अच्छी हैं। नेक्स्ट, अब ये जो हम सेक्शन देखने जा रहे हैं, ये सेक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से एक और एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और इसका शॉर्टकट मैं बना के दूंगा, आपको वो रिजल्ट याद रखना है, एग्जाम में लगाओ और निकलो आगे, ठीक है ना। अब इसको आपको डिराइव कहीं नहीं करना। इसमें केस ये कि एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है और एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना। अब स्मूथ वाले में तो ऑब्वियसली ब्लॉक जल्दी चलेगा, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। रफ वाले में बेचारा रगड़ रगड़ के चलेगा, ठीक है ना, तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, कम होगा। तो कहता है रफ इंक्लाइंड प्लेन का जो टाइम है वो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के टाइम का n टाइम्स है। एग्जाम में कैसे दे देता है, 2 टाइम्स है। आपके एएफएमटी में आ चुका है बट पहले आया है, इसलिए ये रिपीट होने का चांस है। क्यों, क्योंकि ये AIEEE का ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो वहां आया था तो ये रिपीट होने का चांस बन जाता है। तो आप इसको सीखो, एक शॉर्टकट दे रहा हूं, याद रखो, आ जाए तो लगा देना। तो अब रफ इंक्लाइंड प्लेन पर जो टाइम है वो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के टाइम का n टाइम्स है, ठीक है ना। तो बताओ म्यू के की वैल्यू कितनी होगी, हमें म्यू के की वैल्यू निकालनी है। तो किया क्या, पहले हमने स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का एक्सेलरेशन निकाला। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे लग रहा है mg sin थीटा, सिर्फ और सिर्फ ये mg sin थीटा इसे नीचे की तरफ एक्सेलरेट करा रहा है, तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का एक्सेलरेशन हो गया g sin थीटा, मास से डिवाइड करके। रफ का मैंने अभी आपको याद कराया ही था, g sin थीटा माइनस म्यू के जी cos थीटा, दोनों एक्सेलरेशन हमारे पास आ गए, रफ का भी आ गया, स्मूथ का भी आ गया। कंडीशन दे रखी थी। अब देखो, अगर एग्जाम में आपको करना पड़ता है तो इतना लंबा प्रूफ करना पड़ता है, इससे टाइम खराब होता है। तो ये मैं आपको तैयार करके दे रहा हूं, आप याद करो, आपको कोई प्रूफ कहीं नहीं लगाने। तो
रफ इंक्लाइन प्लेन का टाइम n टाइम्स स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का टाइम है, तो हमें जो टाइम दे रखा है वो n टाइम्स दे रखा है, ठीक है ना, किसका, रफ का n टाइम्स स्मूथ दे रखा है। कंडीशन बनाएंगे, अब टाइम निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन चलाएंगे, सेकंड इक्वेशन, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut वाला पार्ट जीरो हो गया, t की वैल्यू आ गई √12/a। अब आपने यहां से टाइम निकाला, बोल रहा है n टाइम्स है, तो रफ का टाइम हो गया √12/a रफ, n टाइम्स √12/as, as स्टैंड्स फॉर स्मूथ, ar स्टैंड्स फॉर रफ, स्क्वायर मारा और कंडीशन बन गई कि एक्सेलरेशन ऑफ स्मूथ इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ रफ। स्मूथ का एक्सेलरेशन डाला, कितना था, g साइन थीटा, वो सब्स्टिट्यूट किया, रफ का एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट किया, बना शॉर्टकट, करो याद इसको, n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर टाइम्स tan थीटा। तो अगर एक रफ इंक्लाइन प्लेन है और अगर एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन का टाइम n टाइम्स स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, तो म्यू की वैल्यू होगी n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर इंटू tan थीटा। ऐसे दो रिजल्ट दूंगा, दोनों के दोनों याद करने हैं, ठीक है ना, इससे आपका सवाल 30 सेकंड में जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा प्रूफ करोगे तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा आपको, बट आप इस रिजल्ट को याद करोगे तो प्रॉब्लम तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो रिजल्ट याद करना है। नेक्स्ट देखो, ये था ओरिजिनल प्रॉब्लम जो AIEEE में आया था। अब देखो, आप कहता है एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, दोनों का एंगल 45 डिग्री है, ठीक है ना, तो थीटा तो मिल गया हमें 45 डिग्री। आगे बोल रहा है कि इफ टाइम टेकन टू स्लाइड डाउन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन इज डबल, यानी n की वैल्यू दी गई 2, द टाइम टेकन टू स्लाइड डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, वी हैव टू फाइंड आउट म्यू का वैल्यू। अब म्यू का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, म्यू के वैल्यू के लिए अब आप लगाओ शॉर्टकट, n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर टाइम्स tan थीटा। तो आज के जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आपको इसलिए क्वेश्चन मिलेंगे कि उसके अंदर आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने सिलेक्ट करके जो दिया है ना पोर्शन, वो इसलिए दिया आपका हाथ जबरदस्त सेट हो जाए, आपको इससे फालतू नहीं करना पड़े। 10 चीजें इस वक्त हमें नहीं करनी, हमें सिर्फ, मैंने पहले भी बताया था, वही 20% पोर्शन कवर करना है जिससे 80% पेपर बनता है। तो मैं उसी चीज के ऊपर फोकस्ड हूं कि यार आपका हाथ सेट हो जाए, आपको कुछ भी फालतू इधर उधर का दाएं बाएं भटकने की जरूरत ना पड़े कि नहीं सर हम ये कर ले, हम सर वो कर ले, हम ऐसा कर ले, हम वैसा नहीं, कुछ नहीं, जो आता है वही करो, बस उससे सिलेक्शन होगा, फालतू पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। n स्क्वायर माइनस, फालतू पढ़ने का टाइम भी तो गया ना, पूरा साल था रिसर्च करने का, तब करते हैं ना। अब स्पेसिफिक चीजें पढ़ने का टाइम है, वही पढ़ो, उसी से सिलेक्शन होगा। तो n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर इंटू tan थीटा, n की वैल्यू डबल दे रखी है तो हम इसको पुट कर दे रहे हैं, n की जगह 2, 4 माइनस 1/4 और tan थीटा की जगह आ गया बेटा अपने पास 45। देखो 30 सेकंड में नहीं लगने इसको खत्म करने में, आंसर आ जाएगा 3/4 और टिक मारो, 4 नंबर लो, घर आ जाओ, ठीक है ना। तो ये आपके पास पूरा का पूरा फिट एक प्रॉब्लम हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये फिर से मैंने जैसा बोला था मैं एक और रिजल्ट दूंगा इनके टर्म में याद करने वाला, वो अभी थोड़ी देर में मिलता है। ये रिजल्ट भी काफी छुपा हुआ रिजल्ट है, इसका सवाल आया नहीं है, ठीक है ना। तो आया नहीं है तो मैक्सिमम चांस है भाई आ जाए, ठीक है ना। तो इस, और ये बच्चों को याद भी नहीं होता, भूल जाते हैं, उनको लगाना नहीं आती ये चीज। अब समझो, मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन। बेटा ध्यान से देखना, हम एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसका tan थीटा म्यू से बड़ा है। कंडीशंस अच्छी तरह कान खोल करके सुनना, एक भी चीज फालतू की नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन लिया जिसका tan थीटा म्यू से बड़ा होना चाहिए, तो tan थीटा म्यू से बड़ा है तो ब्लॉक स्लाइड करेगा ही करेगा। हम नहीं चाहते कि इसको स्लाइड करा जाए, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोक लिया जाए। तो रोकने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी और फोर्स हम 3 तरीके से लगाएंगे और तीनों रिजल्ट आपको रटे हुए होने चाहिए, फिर मैं एप्लीकेशन बताऊंगा। पहला, हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, अब एग्जाम में थोड़ा ना बोलोगे हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो उसका मतलब क्या बना, कुछ भी नहीं। तो हम फोर्स लगा रहे हैं इंक्लाइंड के पैरेलल, ये फर्स्ट सिचुएशन हुई। हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, क्या, कैसे, ग्राउंड के पैरेलल, तो ये फोर्स लगाई हमने ग्राउंड के पैरेलल। तीसरा, हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर। वैसे तो हजारों तरीके से लगा सकते हो, बट ये 3 तरीके ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला देते हैं जिन पे सवाल बनता है। तो वापस से सुनो, हमने फोर्स लगाई इंक्लाइन के पैरेलल, रुक गया ना, अगर मैंने ज्यादा लगा दी तो ऊपर चला जाएगा और अगर मैंने कम लगाई तो नीचे आएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम क्या करती है, नीचे आने से रोकती है, मैक्सिमम बस ऊपर ले जाने वाली होती है। तो इन रिजल्ट्स को हम डिराइव नहीं कर रहे, याद करेंगे। तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू जो बस इसे ऊपर ले जाने वाली हो, ठीक है ना, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, रटो इसको। तो mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा वो मैक्सिमम वैल्यू है जो ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वीडियो रोको, लिखो 2 बार और रटा हुआ चाहिए मेरे को ये, अभी के अभी, बाद में नहीं।
तो एफ की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जो ब्लॉक को बस ऊपर ले जाने वाली होती है। अब नीचे आने से रोकने के लिए जो मिनिमम फोर्स चाहिए होती है वो हो गई mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो पैटर्न तो आसान है, एक में प्लस है एक में माइनस है, आराम से काम चला लोगे। मैक्सिमम है तो प्लस आएगा, मिनिमम है तो माइनस आएगा, तो दोनों रिजल्ट्स याद होने चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारे पास mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, मिनिमम वैल्यू हो गई mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। इससे इसके बीच में फोर्स लगती रही तो ब्लॉक नहीं चलेगा, ब्लॉक नहीं चलेगा। इससे ज्यादा फोर्स लगा दी तो ब्लॉक ऊपर चला जाएगा, और इससे कम फोर्स लगाई sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा से ब्लॉक नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम ब्लॉक को नहीं चलने देना चाहते तो मैक्सिमम फोर्स हो गई mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, मिनिमम फोर्स हो गई mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो जैसा मेरा फ्लो है वैसा आप फ्लो लाओ, तब आप आगे चलो। अब दूसरा सिचुएशन देखो, सेकंड डायग्राम में आप अच्छी तरह देख पा रहे हो कि ये जो फोर्स मैंने लगाई है, मिनिमम हटा दे रहा हूं इसका नाम, ये जो फोर्स मैंने लगाई है ये ग्राउंड के पैरेलल लगाई है। ठीक है ना। अब हम इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू देखने जा रहे हैं। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जब ये पैरेलल टू ग्राउंड होती है, ये होती है, अब याद करने का ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये तो वही है, मैं इसको हटा रहा हूं, आपको याद कराता हूं। देखो इसको भी यहां से एलिमिनेट कर रहा हूं। अब सुनो, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए पिछली मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पहले याद कर लो। तो mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, उधर हो गया mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय, अब इसका उल्टा नीचे लिखो, साइन के नीचे लिखो cos, प्लस के नीचे लिखो माइनस, म्यू कॉस के साथ लिखो साइन। तो नीचे उल्टा करके हमें लिखना है, उसका अपोजिट करके हमें लिखना है, और हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स चाहिए तो वही पुरानी वाली लिखो mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और नीचे उल्टा करके लिख दो cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। तो ये इसको याद करने का तरीका है। रिपीट करो, वीडियो रोको, रिपीट करो, याद करो, फिर आगे बढ़ो। तो मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स, जब फोर्स पैरेलल टू ग्राउंड होती है तो उसका वैल्यू हो गया mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, और नीचे उल्टा करके लिखो cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। मिनिमम फोर्स हो गई mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और नीचे आ गया cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ठीक है ना। तो याद करो, लिखो, और फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अब इन तीनों, ये तीसरी फोर्स ये मैंने डायरेक्ट लिख दी यहां पर, ये तीनों फोर्सेस एक जगह पर लिखी हुई हैं, फिर से लिखो, याद करो, तब आगे बढ़ो, क्योंकि अपने पास अब टाइम नहीं है, जो करना है अभी करना है। ठीक है ना, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना। तो इसको कंप्लीट करो। तो चेक कर लो, पैरेलल टू ग्राउंड वाली होगी mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, और इधर होगी mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, पैरेलल टू ग्राउंड वाली होगी mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, और नीचे उल्टा करके लिखा। यहां पर होगी mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, नीचे उल्टा करके लिखा। जब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, तो इसमें बस सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, क्योंकि कितना भी लगाते रहो ये ऊपर तो जाने से रहा। तो एक मिनिमम वैल्यू होती है, तो वो मिनिमम वैल्यू जो होती है, कम से कम वैल्यू जो होती है, वो वही फॉर्मूला है sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, बस डिवाइडेड बाय म्यू है। तो आपको तीनों रिजल्ट्स याद रखने हैं। अब इसका एप्लीकेशन देखो, ये जो है ना रिजल्ट जो पैरेलल टू ग्राउंड है, इसका एप्लीकेशन हम सर्कुलर मोशन में करते हैं, बैंकिंग ऑफ ट्रैक में। ठीक है ना। तब तक आप भूल जाओगे, तो ये तो मेरे को पता है आप भूल जाओगे, पर ठीक है, मैं बैठा हूं याद दिलाने के लिए, तो मैं अपने आप याद दिला दूंगा आपको सर्कुलर मोशन के अंदर। तो ये रिजल्ट का एप्लीकेशन बैंकिंग ऑफ ट्रैक सर्कुलर मोशन में हम करेंगे, इसका तो हम इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। ये वो सवाल है जो फंसता है एग्जाम में। ठीक है ना। अब फिर से देखो, लेंथ देखो, बेचारा बच्चा पढ़ता है, छोड़ देता, कहता हमसे ना हो पाएगा। ठीक है ना, इतना लंबा सवाल हम नहीं कर सकते, छोड़ देता है, समझ ही नहीं आती कहानी, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं पता तो अप्लाई कैसे होगा। तो पढ़ो आप, कहता है ब्लॉक इज कैप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन सच दैट व्हेन रिलीज्ड इट स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो इस शब्द का मतलब ये है कि एग्जामिनर ने आपको बता दिया tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, यानी ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर रखते ही नीचे की तरफ स्लाइड करेगा ही करेगा। अब आगे, फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, ये दो बार फोर्स लिख गया, एक बार आप हटा दो। तो फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, तो जो फोर्स लगाई गई दैट फोर्स इज पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन टू प्रिवेंट स्लिपिंग। इस मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अप द प्लेन, देखो बात चल रही है मैक्सिमम की, कितनी होती है मैक्सिमम mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। अभी जिसको पता है वही तो करेगा, जिसको नहीं पता बेचारा सोचता रहेगा पता नहीं क्या पूछा है। तो मूव अप द प्लेन, तो वो हो गई mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, इज डबल द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डाउनवर्ड स्लिपिंग।
तो मिनिमम फोर्स की वो डबल है। मिनिमम कितनी? mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा की डबल है। अब एग्जामिनर बाद में बोलेगा ट्रिपल है, फिर बोलेगा 4 टाइम्स है, फिर बोलेगा 5 है, तो ऐसे थोड़ा हम बार बार सुनते रहेंगे। जनरलाइज करो, n टाइम्स बनाते हैं। तो इफ मैक्सिमम फोर्स, ये दूसरा शॉर्टकट है, याद करना है। इफ मैक्सिमम फोर्स इज n टाइम्स मिनिमम फोर्स, तो सीधे हमने मैक्सिमम की वैल्यू डाली mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा n टाइम्स mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। सॉल्व किया ब्रैकेट खोल करके, ठीक है ना, और साइन वाला साइन के साथ ले गए, कॉस वाला कॉस के साथ ले गए, और यहां से हमने फिर से म्यू का वैल्यू निकाला, और ये दूसरा आज का रिजल्ट आपके लिए म्यू के वैल्यू का रहा, जो आपने याद करना है। पिछला मैंने आपको दिया ही था, एक रफ और एक स्मूथ वाला था। क्या था रिजल्ट? वो n स्क्वायर माइनस 1/n² इंटू टेन थीटा, और दूसरा हमारे पास आ गया मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स वाला, म्यू टाइम्स म्यू इक्वल्स टू n माइनस 1/n+1 इंटू टेन थीटा। अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या था? n की वैल्यू कितनी दे रखी थी? यहां पर क्वेश्चन में दे रखा था डबल, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो n की जगह हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया, देखो कुछ भी नहीं बचा, 2 माइनस 1/2+1, कितना आसान सवाल हो गया। तो यही मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको चीज़ें पता है तो आप एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो, और अगर आपको चीज़ें नहीं पता, आप सोचते हो कि आप वहाँ डेराइव करोगे, तो आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है। डेरिवेशन नहीं होते हमसे, 45 क्वेश्चन कहाँ डेराइव करेंगे यार बैठ करके। तो आधी दर्जन से ज़्यादा चीज़ें तो हमें पहले से पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ऐसे अप्लाइड रिजल्ट्स आपको दे रहा हूँ कि यार पता कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू आ गई 1/3 tan थीटा। अब आगे चलते हैं। अब आता है, ये भी एक बड़ा स्पेशल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसमें भी आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना, पता ही नहीं चलता हुआ क्या। सवाल में क्या पूछा जाता है? फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। लिए लगाए फोर्स धड़ाम से और टेंशन का आंसर निकाल के चले आए, आता ही नहीं किसी का। अब ये सवाल क्या है, कैसे टेंशन आएगी, पहले प्रैक्टिकली देखो, ठीक है ना। टेंशन नहीं, आपको अपने दिमाग में नहीं लानी, मैं हूं, संभाल लूंगा। देखो, अब ये पहला केस है, इसमें tan थीटा लेस देन म्यू है। अगर मैं इधर रस्सी बांध दूं, क्या रस्सी खींचेगी? नहीं खींचेगी ना, तो कहां से टेंशन आएगी? हाँ, अगर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है, अब रस्सी बांधू तो वो इसे नीचे जाने से रोकेगी, और रस्सी के अंदर खिंचावट यानी टेंशन आएगी, ठीक है ना। तो टेंशन कब आएगी? टेंशन तब आएगी जब ब्लॉक के अंदर स्लाइडिंग की टेंडेंसी होगी, और अगर स्लाइडिंग की टेंडेंसी ही नहीं होगी तो टेंशन क्यों आएगी? यानी पहले ऐसे सिचुएशन में, ये सवाल भी अच्छा सवाल है, चेक करना चाहिए कि भाई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। उसका पता चलेगा tan थीटा म्यू से बड़ा है या म्यू से छोटा है। तो हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और मैं आपको सवाल यहां सिखा रहा हूं। तो सबसे पहली स्टेप, हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली। tan थीटा की वैल्यू होगी 1037, 1037 हो गया अपना 3/4, 3/4 मतलब 0.75, देख लिया। और tan थीटा की वैल्यू क्लियरली पता है कि इज लेस देन म्यू, क्योंकि म्यू दिया गया है कितना? 0.8 के बराबर। इसका मतलब ब्लॉक में कोई स्लाइडिंग की टेंडेंसी नहीं आएगी, तो नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अब जब टेंडेंसी नहीं होगी रिलेटिव मोशन की, तो ऐसे सिचुएशन में नीचे लगेगा mg sin थीटा, ऊपर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये इसको रोकने में कैपेबल है, और रस्सी के अंदर की टेंशन जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 0। तो टेंशन इन स्ट्रिंग का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 0। पर अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू से ज्यादा होती, तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये नीचे जाता, फिर हम फोर्स लगाते हैं mg sin थीटा, इधर लगाते हैं fs max, और बाकी टेंशन लगा के फोर्सेस बैलेंस करके हम आंसर दे देते हैं। बट वो नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो तो सब कर लेते हैं। पूछा ये जाता है क्योंकि ये नहीं कर पाते, इसमें अटकते हैं। तो ये आपका फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, जो एज इट इज एग्जाम में फंसता है। अब चलते हैं आगे। देखो, अब ये फिर से एक और इंपॉर्टेंट सिचुएशन, सारे इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन में, के बोल बोल के मैं थक जाऊंगा। ये भी इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। कहां से आ जाए कुछ नहीं पता, बस ये है कि आ जाए और हम कर लें, ठीक है ना। इतना हमारे पास होना चाहिए। रिजल्ट तैयार की एक एक लाइन के रिजल्ट्स है, इनको प्रिपेयर करो। एक क्या पेज पे लिख लो यार आप सारे के सारे रिजल्ट, ठीक है ना। और पीडीएफ तो मिल ही रही है आपको फोन के ऊपर, तो उसमें से उतार लो अपने रिजल्ट, फॉर्मूले एक पेज पे लिखो, याद करो, काम खत्म करो, ठीक है, हो जाएगा आपका सेक्शन तैयार ये पूरा का पूरा। अब ट्रक बॉक्स प्रॉब्लम। ट्रक बॉक्स प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रक आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। हमें इस ट्रक का वो एक्सेलरेशन निकालना है। पहले मैं लिमिटिंग एक्सेलरेशन पे खेलूंगा, फिर मैं इसके अंदर सवाल बनाने शुरू करूंगा। अब देखना, ट्रक बॉक्स के दो केसेस बनते हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल वाला और एक ये वर्टिकल वाला, दोनों मैंने रखे हुए हैं, ठीक है ना। आप दोनों को सीखो। तो इस ट्रक को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहे हैं, और कंडीशन ये है
कि हमें वो मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना है कि इस ट्रक के ऊपर रखा गया बॉक्स बस स्लाइड करने ही वाला हो। अब सबसे पहला काम, क्योंकि हमें बॉक्स को ऑब्जर्व करना है, चलो मैं आपको पूरी फोर्सेस लगा करके दिखाता हूं, आपको अच्छे से आएगा और आना भी अच्छे से ही चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है। सबसे पहले बोरिया बिस्तरा उठाओ और ट्रक के ऊपर बैठ जाओ। क्या बोला था मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में कि ज्यादातर चीजें मैं सूडो से करता हूं। अब देखो सूडो का एप्लीकेशन, तो हम गए और ट्रक के ऊपर जाकर के बैठ गए। बैठते ही क्योंकि हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठे हैं, सबसे पहले हम सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मैंने सूडो फोर्स लगाई एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इधर था जो कि हमें निकालना था। अब ये सूडो क्या कर रही है, ये सूडो इस बॉक्स को चलाने की कोशिश कर रही है, यानी इसकी वेल्डिंग को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो पढ़ो, तो ऑब्जर्व ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, सूडो फोर्स एम ए नॉट ट्राइज टू मूव ब्लॉक, लिमिटिंग कंडीशन। अब हम आते हैं लिमिटिंग कंडीशन कि बस ब्लॉक चलने ही वाला है, तो अगर ऐसा है तो इधर साइड लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा, एफ एस मैक्स, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एस इंटू एन, एन हो जाएगा हमारा एम जी। तो ये हमने बनाई लिमिटिंग कंडीशन जिसमें ये ब्लॉक बस चलने ही वाला है, अगर ट्रक का एक्सेलरेशन ए नॉट से हल्का सा भी ज्यादा कर दिया तो ब्लॉक चल जाएगा। ठीक, कहां चलेगा, आगे नहीं जाएगा, पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, ध्यान रखना। अच्छा, तो बॉक्स बस स्लाइड करने ही वाला है, तो हमने लिमिटिंग कंडीशन बनाई, तो एम ए नॉट को एफ एस मैक्स के बराबर डाला और ए नॉट की वैल्यू आ गई, करो याद। तो ये वो एक्सेलरेशन है ट्रक का, ए नॉट बराबर म्यू एस जी, जिससे अगर ट्रक चलाया जाए तो ब्लॉक बस चलने ही वाला होगा। ठीक है ना, तो जब भी ट्रक चलता हुआ दिखेगा तो हमने ट्रक को नहीं देखेंगे कि कौन सी कंपनी का ट्रक, देख के क्या करना, हम ए नॉट निकालेंगे। ए नॉट निकालने का तरीका होगा म्यू एस इंटू जी, जैसे कुछ वैल्यू ले लो म्यू एस की, 0.5 ले लो, है ना, तो ए नॉट की वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 10 यानी 5, यानी जब ट्रक का एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा होगा तो बॉक्स स्लाइड करेगा, 5 से कम होगा तो स्लाइड नहीं करेगा, 5 होगा तो स्लाइड करने वाला होगा। यानी ट्रक बॉक्स में अब तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं है। ट्रक का एक्सेलरेशन देखो, ड्राइवर से मत पूछो, ट्रक का एक्सेलरेशन देखो और खुद ही आंसर ढूंढ लो कि हाँ भाई यही होने वाला होगा सवाल के अंदर और हम इस तरीके से चलने वाले हैं। पॉइंट मेरा समझ आया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद करो। तो ए नॉट की वैल्यू म्यू एस जी के बराबर होने पर बॉक्स बस स्लाइड करने वाला होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पहला केस, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज लेस देन ए नॉट, यानी म्यू एस जी से कम है, तो क्या होगा, बॉक्स स्लाइड नहीं करेगा। तो क्या पूछेगा एग्जामिनर कि भाई स्लाइड नहीं कर रहा, ये थोड़ा ना पूछेगा स्लाइड नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या पूछेगा, फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है। तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक लग रहा है, और अप्लाइड फोर्स यानी एम ए टी के सूडो फोर्स के बराबर लग रहा है। तो एम ए टी का सूडो फोर्स बॉक्स की वेल्डिंग ब्रेक नहीं कर पाएगा, एंड देन नेचर ऑफ फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक, और स्टैटिक फोर्स अप्लाइड फोर्स यानी एम ए टी के सूडो फोर्स के बराबर होगा। तो दिमाग में सेट करो, अगर ट्रक का एक्सेलरेशन म्यू एस जी से कम है तो बॉक्स नहीं चलेगा, और बॉक्स के ऊपर लगने वाला सूडो फोर्स वेल्डिंग तोड़ने में कैपेबल नहीं होगा, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा और एम ए टी के सूडो फोर्स के बराबर होगा। तो एग्जामिनर का सवाल होगा फ्रिक्शन बता दो, और आपका काम होगा एम ए टी का सूडो पकड़ो और आंसर दे करके चलो। ठीक है ना, सिर्फ एक लाइन, मैं फिर बोल रहा हूं कुछ लेंदी नहीं है एग्जाम के अंदर, सिर्फ एक एक दो दो लाइन के ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं, अप्लाइड रिजल्ट्स हैं, जिनके एप्लीकेशंस को हमें सीखना है। सीख गए तो काम बन गया। आगे बढ़ते हैं। केस टू है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन म्यू एस जी। अब क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो वेल्डिंग टूट जाएगी, टूटते ही कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आते ही अब ये ब्लॉक इधर की तरफ स्लाइड करेगा, स्लाइड करता हुआ ब्लॉक जो उसके पास एक्सेलरेशन होगा उसको बोलेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन। सवाल क्या पूछता है, ज्यादातर तो एक ही सवाल पूछता है, कितने समय बाद ब्लॉक जाकर के गिर पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो मैंने कुछ फालतू भी बता दिया, आप चाहिए तो इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, बस आपका सिर्फ एक ही एम है कि आपको निकालना है वो टाइम जितनी देर बाद ब्लॉक नीचे गिरेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलाने वाला हो गया एम ए टी, रोकने वाला हो गया एफ के, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये रही इक्वेशन, यहां मैंने तैयार कर दी। रटना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है, रटना नहीं है, इसको कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। रट करके 100 चीजें नहीं रट पाओगे, कंसेप्ट एक दिमाग में रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ई नॉट बराबर म्यू एस जी ध्यान रखो, उससे ज्यादा होते ही स्लाइड करेगा, और हमें क्या करना है, बैठ करके तुरंत एक्सेलरेशन निकालना और टाइम निकाल के चले आना है। तो एम ए टी माइनस म्यू के एम जी इक्वल्स टू एम ए रिलेटिव, एम एम कटा, और रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास से आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक माइनस म्यू के जी। अब कितने टाइम बाद गिरेगा, तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन देखो, आ गया काइनेमेटिक्स, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, यूटी वाला पार्ट 0 हो गया और टी की वैल्यू आ गई √2l बाय ए रिलेटिव। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ आ गया होगा।
नीट एग्जाम ने क्या पूछा है इस सवाल में से, कहता है इतना पूछा। सोचो आप उस जिस साल ये सवाल पूछा गया होगा, जो बच्चा नहीं करके आया होगा उसको मतलब कंसेप्ट के मामले में कितना वीक होगा। क्या पूछा कि ट्रक का वो एक्सेलरेशन बता दो कि बॉक्स बस स्लाइड करने वाला हो, बस इतना पूछा। आंसर क्या है, म्यू एस जी। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, म्यू एस पकड़ो, जी पकड़ो, मल्टीप्लाई करो, 4 नंबर ले जाओ। तो नीट एग्जाम ये नहीं कह रहा कि बहुत हार्ड तैयारी करनी है आपको, ठीक है ना, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिपरेशन करनी है, आप सिलेक्ट हो जाओगे। अब आगे चलते हैं, प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम ये रहा, अब पूरा फुल फ्लेश्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, ध्यान से देखना सीखना। A box of mass 20 kg is kept on open truck as shown. Find out limiting acceleration of truck such that box just start. यही वो सवाल है। म्यू एस की वैल्यू दे दी 0.5, कहता है वो एक्सेलरेशन बता दो जहां बस ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करे। आंसर हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्लाइड कर गया। हाँ, अगर 5 से ज्यादा होगा तो फिर ऐसे में जाएगा और नीचे गिर पड़ेगा। फिर वो आप ही क्वेश्चन बना करके सॉल्व करोगे। अच्छा, उसका प्रैक्टिस का प्रॉब्लम मैंने टेस्ट में रखा हुआ, इसलिए मैं नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूं आप खुद हाथ सेट करो। तो मैंने टेस्ट के अंदर वो प्रॉब्लम रखा हुआ, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, वर्टिकल ट्रक बॉक्स। ये मैं बोल रहा था दूसरा ट्रक बॉक्स का सिचुएशन है, वर्टिकल ट्रक बॉक्स इसको हम बोलते हैं। अब वर्टिकल ट्रक बॉक्स के केस में क्या होता है, ये बॉक्स इस तरीके से चिपका देते हैं। इसमें भी वही खेल, वो लिमिटिंग एक्सेलरेशन बता दो कि बॉक्स बस स्लाइड करने वाला हो। हाँ, टेस्ट सीरीज तक जब हम जाते हैं तो हम स्लाइड करा करके बॉक्स का एक्सेलरेशन फ्रॉम ग्राउंड भी निकाल देते हैं, बट नीट इतना नहीं पूछता। नीट कहता है बस लिमिटिंग एक्सेलरेशन बताओ, नंबर ले जाओ, ठीक है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले गए, बैठ करके बॉक्स को देखा, सूडो लगाई। सूडो, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये सूडो क्या कर रही है, ये सूडो इसको दीवार से चिपकाने की कोशिश कर रही है। जैसे ये पेन मैं बोर्ड से यूं करके अटैच करूं और मैं यूं फोर्स लगाऊं, तो ये मेरे द्वारा लगाई गई फोर्स इसको बोर्ड से चिपका रही है, दैट मीन्स उससे नॉर्मल रिएक्शन ला रही है। तो इस सूडो का काम है नॉर्मल रिएक्शन लाना। अच्छी तरह पॉइंट नोट करना। इसको नीचे स्लाइड कराने के लिए mg रिस्पॉन्सिबल है, तो रोकने के लिए ऊपर fs मैक्स आ गया, क्योंकि हम लिमिटिंग कंडीशन पर खेल रहे हैं। तो अब नॉर्मल की वैल्यू mg नहीं ma0 के बराबर है, ठीक है ना। अब फोर्सेस को हमने बैलेंस किया और a0 की वैल्यू देखो जो आ रही है वो ऐसी आ रही है कि आपको देख करके यहाँ पर शॉक लगेगा। आपको सर म्यू एस जी तो वहां पर था और यहाँ क्या आ गया, जी बाई म्यू एस आ गया। करना ही क्या है, कुछ भी नहीं। तो अगर हॉरिजॉन्टल ट्रक बॉक्स है तो लिमिटिंग एक्सेलरेशन हो गया म्यू एस सी, वर्टिकल ट्रक बॉक्स है तो लिमिटिंग एक्सेलरेशन हो गया जी बाय म्यू एस। तो अब अगर पिछला सवाल हम यहाँ पर करें कि भाई मान लो मैंने म्यू एस से दिया 0.5, तो वो लिमिटिंग एक्सेलरेशन बता दो कि ये बॉक्स स्लाइड ना करे, तो आपका आंसर क्या होगा, जी बाय म्यू एस, यानी 10 बाय 0.5। आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रॉब्लम कितनी आसानी से खत्म हो गया, कुछ नहीं करना। तो दोनों रिजल्ट अब आपके पूरी तरह तैयार है, हॉरिजॉन्टल ट्रक बॉक्स और वर्टिकल ट्रक बॉक्स। तो अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो ब्लॉक ऑन ब्लॉक। अब ब्लॉक ऑन ब्लॉक में दो तरीके के प्रॉब्लम जनरली रहते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम रहता है जिसमें फोर्सेस अप्लाई कर दी जाती हैं और पूछा जाता है बताओ दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे दोनों ब्लॉक या अलग अलग चलेंगे। ऐसा प्रॉब्लम आपके में आ चुका है 2014 के अंदर। तो हमें ये बताना है कि ये ब्लॉक साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। दूसरा ये प्रॉब्लम होता है जिसमें ये फोर्स पूछी जाती है कि बताओ कितनी इस फोर्स को हम लगाएं सच दैट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। तो ये दो वैरायटी के प्रॉब्लम ब्लॉक ऑन ब्लॉक में जनरली देखे जाते हैं। अब तरीका क्या रहेगा ब्लॉक ऑन ब्लॉक के प्रॉब्लम करने का, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, मेरा अपना एक मेथड है, मैं वो मेथड डिस्कस कर रहा हूं। देखो, तो स्टेप्स ऑफ वर्किंग ये रहेंगी। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी ये रहेगी कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल रिएक्शन और एफ एस मैक्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ का सरफेस तो स्मूथ है तो इधर की तो हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ तो कोई रोकने वाला है नहीं, ठीक है ना। मेन खेल यहाँ का है, तो हम यहाँ का नॉर्मल और एफ एस मैक्स निकालेंगे। इस जगह का जो नॉर्मल होगा वो इस ब्लॉक के वेट यानी 40 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो गई 40 न्यूटन और एफ एस मैक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो एफ एस मैक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू इंटू एन, दैट मीन्स 0.2 इंटू 40 और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 20 न्यूटन। तो ये मेरे पास दोनों ब्लॉक के बीच का एफ एस मैक्स का वैल्यू आ गया। अब स्टेप नंबर 2 ये रहेगी कि हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम दैट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। तो दोनों ब्लॉक
साथ साथ चल रहे हैं ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा अजम्पशन है सच दैट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, दैट मींस इनके बीच में लगने वाला फोर्स हमने मान लिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये स्ट्रेटजी का पार्ट है, ये स्टेप नंबर 2 रहेगी। तो ऐसा प्रॉब्लम लेंथी प्रॉब्लम होता है, एकदम से आप एग्जाम में नहीं कर सकते। तो अगर आपको एग्जाम में ये प्रॉब्लम मिलता है फर्स्ट राउंड में मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपका टाइम जाएगा उसके अंदर। आप इसको सेकंड राउंड में गोला मार देना, छोड़ देना, और इसको बाद में आप अटेम्प्ट करना, ताकि आप आराम से टाइम लेकर के इसको कर सको। अब हमने अज्यूम कर लिया यहां तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो हमने अज्यूम कर लिया दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। अब हमें नहीं पता यार इसमें फ्रिक्शन किस पे कहां लगेगा, कैसे लगेगा, किधर लगेगा। कुछ भी मान लो, कुछ भी का मतलब एक पे आगे मान लो, एक पे पीछे मान लो। सही माना होगा तो पॉजिटिव आएगा, गलत मानोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो हम ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि एक पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है एंड एक पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो इस पे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन आगे एंड इस पे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे। सिस्टम बाउंड्री बनाओ और इनका कॉमन एक्सेलरेशन निकालो। तो अब मैं इनका सिस्टम बाउंड्री बना करके कॉमन एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहा हूं। तो कॉमन एक्सेलरेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो एफ एस कट जाएगा और FS2 लिख दिया मैंने, तो इसको आप FS करो। अब ठीक है। अब अगर हम सिस्टम बाउंड्री बना करके इसको सिंप्लीफाई करें, एफ एस यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेंगे ये दोनों चलाने वाले। तो इक्वेशन बचेगी बेटा 110 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो गया 10, एक्सेलरेशन कॉमन हो गया a। ये ध्यान रखना, ये हमारा अजम्पशन है जो कि हमें देखना पड़ेगा कि सही है या गलत है। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वंस वी हैव ऑब्टेन्ड a, अब स्टेप नंबर 3 हमारी ये रहेगी। अब हम चेक करेंगे कि अजम्पशन इज राइट और रॉन्ग। तो नाउ वी हैव टू चेक that assumption is right or wrong। तो आप कैसे चेक करेंगे, इसका क्या तरीका होगा? तरीका ये होगा कि हम किसी भी एक ब्लॉक से एफएस की वैल्यू निकालेंगे। ये ध्यान रखना, कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी अपने मैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्स से कम आया, इसका मतलब हमारा अजम्पशन सही है, मतलब दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। बट अगर ये अपने मैक्स से ज्यादा आ गया, इसका मतलब इनको साथ चलाने के लिए हमें जो फ्रिक्शन चाहिए वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा चाहिए। कोई भी फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए हमारा अजम्पशन गलत होगा। फिर हम दोनों ब्लॉक को अलग अलग करके चलाएंगे और इनके बीच के फ्रिक्शन को काइनेटिक बना देंगे। बट जैसा मैंने बताया था, काइनेटिक फ्रिक्शन अगर गिवन ना हो तो एफएस लेते हुए ही चलना है, एफएस मैक्स लेते हुए ही चलना है, म्यू एस म्यू के सेम लेते हुए चलना है। तो एफएस मैक्स लगा के या काइनेटिक फ्रिक्शन लगा करके दोनों ब्लॉक के अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल देंगे। बट सबको डिपेंडेंट है एफएस कितना आ रहा है। So now we have to check that assumption is right or wrong. For that we have to calculate value of fs. अब वो value of fs आप ऊपर वाले ब्लॉक या नीचे वाले ब्लॉक किसी भी एक से निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसमें for the timing ऊपर वाला ब्लॉक सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो फ्रॉम 4 kg ब्लॉक इक्वेशन बना 10 प्लस fs2 इक्वल्स टू 4 इंटू a। यहां पर हम a का वैल्यू डाल देते हैं 11। तो 10 प्लस fs2 इज इक्वल्स टू आ गया बेटा 44। और यहां से मेरे पास fs2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है? 34 न्यूटन मेरे पास FS2 आ गया या FS आ गया, जो भी नाम उसका डालना चाहो। वो मेरी आदत पड़ी हुई ना इधर 2 ब्लॉक को FS2 लिखने की, इसलिए बार बार वही चल रहा है। तो FS2 का वैल्यू हमारे पास आ गया 34 न्यूटन। अब पीछे चलते हैं, देखें भाई FS मैक्स कितना है। FS मैक्स कितना है? 20 न्यूटन। यानी अगर साथ साथ चलाना चाहते हो तो 20 न्यूटन तक का फोर्स अवेलेबल है। बट ये तो डिमांड यहां पर कितने की है? 34 न्यूटन की। दैट मीन्स ब्लॉक साथ साथ नहीं चलेंगे। तो सिंस FS कैन नॉट बी greater than fs max, so block will move with different acceleration। तो दोनों ब्लॉक डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अब लास्ट स्टेज, यानी अब हमें उनके एक्सेलरेशंस बताने पड़ेंगे। तो दोनों के एक्सेलरेशन अब हम बताते हैं। पहले फोर्सेस लगा लेते हैं। F1 था हमारे पास 100 न्यूटन, F2 था हमारे पास 10 न्यूटन, मास था ऊपर वाले ब्लॉक का 4 kg एंड नीचे वाले ब्लॉक का मास था 6 kg। अब ये हमें कंफर्म हो चुका है कि दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे हैं। तो हमने लगाया फ्रिक्शन काइनेटिक, इस पे लगाया इधर। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात, साइन इसका क्या बताएगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमने सही लिया है या गलत लिया है। एज साइन पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमने डायरेक्शन लिया है वो सही है, बस खाली वैल्यू उसका गलत है। तो हमने तुरंत फ्रिक्शन को काइनेटिक किया, काइनेटिक फ्रिक्शन का यहां पर वैल्यू डाला और वो वैल्यू और कुछ नहीं, वो एफएस मैक्स के ही बराबर होगा, क्योंकि मान के चल रहे हैं म्यू एस और म्यू के सेम है। दैट मींस 20 न्यूटन लगाया, इसको भी 20 न्यूटन डाला और दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग चला दिया। इस ब्लॉक को चलाया हमने एक्सेलरेशन a2 से और इस ब्लॉक को चलाया हमने एक्सेलरेशन a1 से।
तो अब हम A1 और A2 कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो ऊपर वाले ब्लॉक से मेरे पास A2 आ जाएगा, इक्वेशन जाएगी ऊपर वाले ब्लॉक की 10 और 20 हो गया 30, 4A2, और यहां से बेटा A2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 30/4 और ये बन गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां से मेरे पास A1 की वैल्यू आ गई 100 - 20 इक्वल्स टू 6A1, और A1 की बेटा वैल्यू आ गई 80 डिवाइडेड बाय 6, दैट मीन्स 40/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपको ब्लॉक ऑन ब्लॉक का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम माना जाता है, ठीक है ना। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक जनरली कम बच्चों को आता है क्योंकि ये ALP प्रॉब्लम होता है, बट ठीक है, जैसा मैंने बोला था हम बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, तो ये आपको एडवांस मैंने सिखाया। अब आप इसकी प्रैक्टिस मेरे क्वेश्चन से करना। मैंने बहुत सारे टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस रखे हुए हैं, पर दिए बहुत सारे नहीं है, 2-3 प्रॉब्लम दिए हैं जिससे आपका हाथ सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ब्लॉक ऑन ब्लॉक का केस जो मैं बोल रहा था वो ये था, फाइंड आउट मैक्सिमम फोर्स एंड एक्सेलरेशन विद विच दे मूव टुगेदर। तो साथ साथ चलाते रहने के लिए कितना फोर्स और एक्सेलरेशन का जरूरत है। अब बहुत ध्यान से सुनना है इसको, कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ग्राउंड स्मूथ है भाई, साथ साथ कब चलेंगे, अभी तो सीख क्या है, कब चलेंगे, जब तक इनके बीच का फ्रिक्शन Fs मैक्स ना हो जाए। तो इसका मतलब इनके बीच के फ्रिक्शन को तुरंत हम Fs मैक्स करेंगे और साथ साथ चलने वाला। अच्छा, अब हमें Fs मैक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो मैंने इधर निकाल रखा है 12 न्यूटन। तो हमने इधर 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर भी हमने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब ध्यान से सुनना, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशंस अभी साथ साथ है मैक्सिमम में। इससे ज्यादा अगर हमने फोर्स लगा दी तो आपस की वेल्डिंग टूट जाएगी, दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, जैसा पिछले सवाल में आपने देखा। अब मेरे को A की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूं। देखो यहां पर बच्चे गलती ये करते हैं, पकड़ के सीधे सिस्टम बाउंड्री बनाई और A की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। बेटा ये कट जाएगा, ये भी अननोन वो भी अननोन, ना ये आया ना वो आया, सवाल गया। तो फिर आप A कैसे निकालोगे। अब ध्यान से सुनना इस बात को, A उस ब्लॉक से निकालो। देखो भाई चल तो दोनों साथ साथ ही रहे, तो आप चाहे A इधर से निकालो, चाहे इधर से निकालो, चाहे सिस्टम से निकालो, सबका आना तो सेम ही है। तो निकाले कहां से, तो वहां से निकालो जिसपे अननोन फोर्स ना लग रहा हो। तो जैसे इस वाले ब्लॉक पर अननोन फोर्स लग रहा है तो आप ऊपर वाला ब्लॉक पकड़ करके निकालो, अगर ऊपर वाले पे लगाया होता फोर्स तो आप नीचे वाले से निकाल लो। तो अभी हम A की वैल्यू ऊपर वाले ब्लॉक से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो A की वैल्यू आप ऊपर वाले ब्लॉक से कैलकुलेट करोगे तो इक्वेशन बनेगी 12 इक्वल्स टू 4A एंड A का वैल्यू आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली आप नीचे वाले ब्लॉक से सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास F का वैल्यू आ जाएगा। अब क्योंकि A आ चुका तो अब हम सिस्टम बाउंड्री से भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है अब, क्योंकि एक अननोन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बाय यूजिंग सिस्टम बाउंड्री अब हम सिस्टम बाउंड्री यूज कर रहे हैं। ध्यान रखना पहले आपको A निकालना है और उस ब्लॉक से निकालना है जिसपे वेरिएबल फोर्स, जिसपे अननोन फोर्स ना लग रहा हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और F का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो F की वैल्यू हो गई मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू A हमारे पास ऑलरेडी आ गया 30 न्यूटन। तो ये वो मैक्सिमम फोर्स आई जिससे ये साथ साथ चल सकते हैं। इससे ज्यादा फोर्स लगाया तो आपस की वेल्डिंग टूट जाएगी और फिर दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया, सेम ऐसा ही आप ऊपर वाले के लिए भी कर सकते हो, वो मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा है प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ब्लॉक अगेंस्ट वर्टिकल वॉर। ये भी बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है ना, और इसके अंदर भी चीजें हमसे छोटी मोटी पूछी जाती हैं। तो ये भी एक बेसिक कंसेप्ट का पार्ट है, आप इसको सीख लो। इसको एडवांस लेवल नहीं बोलते, इसको ठीक लेवल, ठीक है, मतलब बिल्कुल गिरा हुआ लेवल भी नहीं है, बिल्कुल उठा हुआ नहीं है, क्योंकि वो एडवांस लेवल अभी आ गया, अभी एवरेज लेवल का प्रॉब्लम है। तो कहानी ऐसी है कि हमने एक फोर्स लगाई और हमें इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू सच दैट ये ब्लॉक वॉल से स्लाइड ना करे। तो ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में से एक है। तो ये लगाई गई फोर्स क्या लाएगी, नॉर्मल रिएक्शन। अब नीचे चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, mg। ऊपर रोकने के लिए Fs मैक्स आ गया, फोर्स इसको बैलेंस किया और F की वैल्यू हमने निकाल करके दे दी, आंसर आ गया mg/μ। तो ये तो खैर एज इट इज एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पर ये बताना मेरा काम है क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको इस मोमेंट पे पता होनी चाहिए। अब इसका न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल ये मैंने यहां पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताओ। मतलब हमें नहीं पता ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब एक स्ट्रैटेजी बना करके हम सवाल में चलेंगे। सबसे पहले ये जो फोर्स लगाई ये नॉर्मल रिएक्शन लाएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 100 न्यूटन हो गई। अब नीचे चलाने के लिए हमने तुरंत क्या किया, म्यू का हमें वैल्यू गिवन था तो हमने नॉर्मल रिएक्शन लेकर के Fs मैक्स निकाल दिया। Fs मैक्स की वैल्यू आ गई 50। अब हम देखना चाहते हैं चलाने वाला कितना है। चलाने वाला यहां पर mg है विच इज 100 न्यूटन। अब क्योंकि mg का वैल्यू Fs मैक्स से ज्यादा है,
इसका मतलब ये ब्लॉक यहां चिपका हुआ नहीं रहेगा, ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे की तरफ जाएगा। तो सिंस mg इज ग्रेटर देन fs max, so ब्लॉक विल स्लाइड डाउन। अब हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है। फटाक से हमने फ्रिक्शन लगाया, कौन सा लगेगा, काइनेटिक, पर वो तो अवेलेबल नहीं है, तो जो fs max है वही काइनेटिक लेते हुए चलो, यानी 50 न्यूटन। और अब आप इसका एक्सेलरेशन निकाल दो। तो इक्वेशन हो गई चलाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 10a। ए का वैल्यू बेटा हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम इसके लास्ट टॉपिक पर, चेन ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। ये एक ठीक कंसेप्ट है, बहुत एडवांस नहीं है, बहुत लो नहीं है, ठीक है। बच्चे फंसते हैं इसलिए मैंने इसको यहां पर रखा है। तो एक टेबल के ऊपर, रफ टेबल के ऊपर हमने एक चेन को रख दिया और हम पता करना चाहते हैं वो लेंथ, कितनी लेंथ हम यहां पर सस्पेंड करें कि ये चेन स्लाइड डाउन ना हो जाए, स्लाइड ना करें। तो अब जरा सिचुएशन को समझो। सबसे पहले हमने क्या करना है, पूरी चेन का हमें मास और लेंथ दे रखा है। ये जो पोर्शन आप टेबल के ऊपर देख रहे हो, इस पोर्शन का पहले हमें मास निकालना पड़ेगा। वो हम अपना यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। वो हो जाएगा टोटल मास बाय टोटल लेंथ, यानी m बाय l इंटू l माइनस एक्स। इतने पोर्शन पर हमने fs max लगा दिया और इसको खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये वाला पोर्शन। ये x लेंथ का पोर्शन ले लिया, तो नीचे लगने वाला वेट हो गया m बाय l इंटू x3। ये इसको नीचे खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऊपर रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास fs max। दोनों को हमने किया इक्वेट। इक्वेट करने पर हमारे पास रिजल्ट आ गया x का, और x का वैल्यू आ गया x, यानी वो लेंथ जो हम सस्पेंड कर सकते हैं सच दैट चेन फॉल ना करे, स्लाइड ना करे। तो वो x का वैल्यू मेरे पास आ गया म्यू l डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1। आप चाहिए तो डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हो, क्योंकि ये बिना मॉडिफिकेशन के एज इट इज एग्जाम में बनता है। तो वो लेंथ जो सस्पेंडेड लेंथ है वो होनी चाहिए म्यू l डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1, तब जाकर के चेन नीचे स्लाइड नहीं करेगी। अगर आपने हल्का सा भी और एक चेन का लूप नीचे ला दिया तो ऐसे में mg ज्यादा हो जाएगा, fs max कम पड़ जाएगा, चेन नीचे आकर के गिर पड़ेगी। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, म्यू की वैल्यू दे रखी है और हमसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है बताओ कितना फ्रैक्शन निकालना है। तो ये हैंगिंग पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कर लो, वो भी आसान है। तो ये लेंथ निकालनी है सच दैट चेन स्लाइड ना करे। तो ये निकालने के लिए अब आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, म्यू l डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1, तो 1/3l डिवाइडेड बाय 2/3, आंसर आ गया मेरे पास l/2। तो बेटा मेरे ख्याल से अब आपके फ्रिक्शन के सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं, बट अब आपको प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के कोई भी टॉपिक इस वक्त ग्रिप में नहीं आएगा। और बेसिक कंसेप्ट जीरो लेवल जैसे मैंने बोला, थ्योरी से हम चले और कंसेप्ट क्लियर करते हुए हमने कुछ शॉर्टकट्स याद करे और एडवांस लेवल तक हम पहुंचे। अब आपकी ड्यूटी है प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करना। ये मैंने सिलेक्टिव प्रॉब्लम आपके लिए रखे हैं, जैसे हर बार की तरह रहेगा। या आपको कंसेप्चुअल टेस्ट के प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने, या आपको एडवांस टेस्ट के प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने। इसके बाद प्रीवियस ईयर का लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन जरूर करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अगर मेरी बात फॉलो कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कैपेसिटर का। थैंक यू सो मच।